तो पहले हम देखेंगे प्रमेय। प्रमेय का आधा काम हो चुका है गृहिणी में, जो विषय बताना पड़ता है तो वो हो चुका है। नाही ते हातात नाही जमत, होतो तो असं नाही, होतोय तो, मला असं असं जावं लागतं। हा बघा, ठीक है, हो गया, हो गया। इनका नाम ही हरि है, तो हरि सबका हरण क्या कहते हैं, हेल्प करता है हरि। चलिए, प्रमेय निदान। सबसे पहले सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक 32 सूत्र। ये सूत्र हमने कल देखा है। रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च। कार्श और स्थौल्य ये रस निमित्त है। रस निमित्त मतलब आहार रस की विकृति से होने वाले व्याधि है। इसके बाद में हमने देखा कि तत्र श्लेष्मल आहार से विना, मतलब जो पार्थिव और आप्य प्रधान आहार सेवन करते हैं। अद्यशनशीलिना, मतलब पहला आहार अजीर्ण होते हुए अगला आहार सेवन करते हैं, बार बार आहार सेवन करते हैं। अद्यशनशीलिना दिवा स्वप्न रतस्य, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोते हैं। उनमें अव्यायामिनः, जो व्यायाम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में आम एव अन्न रसः, उनका जो अन्न, एक सूत्र अभी गृहिणी के विवेचन करते वक्त सर ने यहाँ पे बताया कि परम सूक्ष्म शोणित वर्णनीय अध्याय में भी है और 28 के तीसरे सूत्र में, चरक के 28वें अध्याय में, कि आहारस कैसे होना चाहिए, परम सूक्ष्म सारभूत होना चाहिए, पक्व होना चाहिए। वो नहीं होता, उनका आम एवं अन्नरसा, अन्नरस उनका आम ही उत्पन्न होगा। और मधुरतरश्च, अन्नरस के दो विशेषण है। जो आहार अवस्था पाक के बाद निर्माण होगा आहार रस, वो आम ही उत्पन्न होगा, मतलब अपक्व अवस्था में रहेगा। और दूसरा मधुरतर रहेगा। मधुरतर का अर्थ है पार्थिव आप्य प्रधान, ऐसा आहार रस उत्पन्न होगा। इसके बाद क्या होता है, शरीरम अनुक्रामन, सूत्र शायद सही है ना, मैं कह रहा हूं, शरीरम अनुक्रामन, ऐसा मधुरतर और आम अन्न रस शरीर में संचार करता हुआ शरीर में फैलता है, संचार होता है, क्योंकि वह संचारी अवस्था में, हमने देखा है। हाँ, शरीर के सर्व घटक संचारी अवस्था में है, संचार करता है और फिर अलग अलग प्रकार के जहां जहां जाएगा वहां वहां उसका संग होके वहां व्याधि करेगा। तो उस व्याधियों की जो लिस्ट दी है उसमें पहला नाम प्रमेय। इसका अर्थ क्या है, प्रमेह ये आम प्रदोषज व्याधि है। सूत्र एक बार मैंने बताया, सूत्र एक पूरा सूत्र पढ़ ले। 73 पेज स्थौल्य के लक्षण जो है वो छोड़ दीजिए। रस निमित्तम एव स्थौल्यम कार्श्यम च, तत्र श्लेष्मल आहार सेविनः अद्यशनशीलस्य अव्यायामिनः दिवास्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसः मधुरतरः च शरीरम अनुक्रामन अतिस्नेहात मेदो जनयति। अभी नीचे से छठी लाइन, प्रमेह पीड़का ज्वर भगंदर विद्रदी वात विकाराणाम अन्यतमम प्राप्य पंचत्वम उपयाति। मृत्यु तक ये कार्य करता है आम प्रदोष, पर उसमें पहला नाम प्रमेह का है, पीड़का का भी नाम है, वात व्याधि भी है, ज्वर भी है, भगंदर भी है। ये इन व्याधियों की एक संप्रति है, पर प्रमेह प्रायः ऐसे ही मिलता है। इसलिए प्रमेह का विचार करते हुए, संप्राप्ति का विचार करते हुए और चिकित्सा का विचार करते हुए ये हमारे ध्यान में आना चाहिए कि प्रमेह ये आम प्रदोषज व्याधि है। कल ने पहले दिन इनफॉर्मल टॉक में ये हमने बताया था कि डायबिटीज इज नॉट प्रमेह। वो दोनों दो चीजें अलग अलग जगह रखो और फिर विचार करो। आप डायबिटीज मेलाइटिस ध्यान में रखते हुए अगर ये अध्याय पढ़ने के लिए जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं है। हमें प्रमेह के तरह पढ़ना है। तो पहला प्रमेह का लक्षण है
वो आम प्रदोषज है, पहला। अब दूसरा, चरक सूत्रस्थान अध्याय 23, पेज नंबर है 122। सूत्र वाचून घ्या, पूर्ण सूत्र वाचून। 3 नंबर का पेज सूत्र, नंबर 122, श्लोक नंबर 3। संतर्पयति यः स्निग्धैः मधुरैः गुरुपिच्छिलैः नव अन्नैः नवमद्यैः च मांसैः च आनुपवारिजैः गोरसैः गौडिकैश्च अन्नैः पैष्टिकैः च अतिमात्रशः चेष्टाद्वेषी दिवास्वप्न शय्यासन सुखे रतः रोगाः तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजाः। पहला ये है प्रमेह पीड़का। प्रमेह, उस सारे जो लिस्ट नीचे दी है कौन से लोग संतर्पण निमित्त है, उसमें पहला नाम किसका है? मतलब प्रमेह क्या है? संतर्पण जन्य ही है। आम प्रदोष जन्य है और संतर्पण जन्य। अभी सूत्र देखेंगे। संतर्पण की व्याख्या क्या है? कई लोग पूछते हैं, वायवा में भी सवाल पूछा था कि संतर्पण और तर्पण में क्या फर्क है। तो तर्पण ये प्राकृत है, संतर्पण ये हेतु है, अति मात्रा में होने वाला संतर्पण। तो उसकी व्याख्या अगर ऐसी बता दी जाए वायवा में तो बाकी आगे कुछ पूछेंगे नहीं। संतर्पयति यहाँ स्निग्धैहि मधुरैहि गुरुपिच्छिलैहि, यहाँ मतलब जो घटक, जो द्रव्य, जो आहार, जो विहार मधुर रस का है, स्निग्ध गुण का है, गुरु गुण का है, पिच्छल गुण का है, वो संतर्पण करने वाला है। यहाँ पे मधुर रस से मीठा नहीं लेना है, पार्थिव और आप्य लेने। जिस घटक में, जिस आहार और विहार में, विहार से या आहार के सेवन से शरीर में पार्थिव और आप्य घटक की वृद्धि होती है, वो मधुर है। बैठे रहना ये मधुर है, एसी में बैठना ये मधुर है, लगता भी मधुर है और वो मधुर है। मधुर है मतलब पार्थिव आप्य बढ़ाएगा। जो घटक स्निग्ध गुण का है, वो उक्त हो या अनुक्त हो। पिज्जा स्निग्ध गुण का है, वड़ा स्निग्ध गुण का है। मैंने एक पेशेंट को एक बार बोला था कि आप हल्का खाना खाइए, और वो 15 दिन के दवाई भी दी। वो 15 दिन के बाद आया और कुछ फर्क नहीं था। तो मैंने कहा, मैं शुरुआत की प्रैक्टिस थी, अभी इतना स्पेसिफिक बताने की आदत नहीं हुई थी। तो मैंने उसको पूछा क्या खा रहे हो आप? वो बोला बटाटे वड़ा खा रहा हूँ, उसके साथ पाव खा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? पाव पानी पे तरंगता है, हल्का है, और वड़ा तेल में डालो तो तेल के ऊपर आता है। तो लघु की व्याख्या ये नहीं है, वजन में हल्का ये नहीं है। तो इस पद्धति से हमें बताना है। तो स्निग्ध गुण वैसे किस किस में है? उक्त में है और अनुक्त में। जो है उनमें स्निग्ध गुण है, वो संतर्पण करने वाला है। स्निग्ध ही मधुरई ही गुरु, जो घटक व्यायाम गुरु गुण से युक्त है, मतलब जो अग्नि के लिए गुरु है, मात्रा गुरु है, राशि से भी गुरु है और अग्नि के लिए भी गुरु है, वो घटक संतर्पण करने वाला है। पिच्छिलई ही, सब पिच्छे मतलब पनीर, चीज, मेयोनीज, जो कुछ नए चीज भी आए हैं, जेली, चॉकलेट्स, सब संतर्पण करने वाला है। पिच्छिलई ही, सॉसेस सब है। इसमें और हमें ऐड करने हैं गुण। शीतई ही, मंदई ही, केक है, शीत गुण के, वो संतर्पण करने वाले हैं। 4 गुण उन्होंने बताए, बाकी के हमें अनुक्तों का विचार हमें करना है। तो ये गुण जिन आहार विहार में है वो संतर्पण करने वाले हैं। उसमें से अभी उन्होंने व्याख्या दी, अब उसमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए। गोरसई ही, दुग्ध और दुग्ध की सारी विकृति, विकृति मतलब पदार्थ संतर्पण करने वाले हैं। दुग्ध और दुग्ध की सारी विकृति संतर्पण करने वाले हैं। 2 बार मैंने वाक्य बताया, तीसरी बार बताता हूं। दुग्ध और दुग्ध के सारे पदार्थ संतर्पण करने वाले हैं, इतने ये महत्व का है। कई लोग ऐसे, मेरे
एक हृदरोग का पेशेंट था, माइट्रल वॉल डिजनरेशन हुआ था उनको, और वो नंदुरबार के यहाँ एक गांव है अक्कलकुआ, वहां पे रहते थे, और वहां से वो आए थे नासिक में। तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी, जैसे कल सर ने पूछा ना सर पेशेंट को, वैसे उस प्रकार की पूछी। तो इतना बड़ा गिलास का दूध दिन में 4 बार पी रहे थे। मैंने बोला ये क्यों पी रहे हो? वो तो हम 20 साल के थे तब तक पी रहे थे। मैं बोला, आप 60 साल के हो, अब नहीं चलेगा। 20 साल के थे तो आपका मध्य वय, यंग एज थी, व्यायाम था, विहार था। अब आप एक उनका किराना स्टोर है, वहां पे बैठते हैं दिन भर, और आधा किराना खुद ही खा लेते हैं, मतलब वो जो यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा पेट था ऐसा सब, और दूध पी रही इतना इतना। वो तो पूर्णांग है दूध, मतलब आपके लिए नहीं, और वो भी पिशवी का दूध, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक में आता दूध आता है महाराष्ट्र में, हमारे पॉलिथीन में आता है डेयरी में, और वो ठंडा ही पीते हैं ऐसे खोल के डायरेक्ट। तो बिना न उबाला हुआ दूध महाअभिषेक है। और ये जो प्रोसेस है ना दूध की, पाश्चराइजेशन कहते हैं, उसमें से दूध नामक घटक सब निकल जाते, दूध के जो घटक है वो निकल जाते हैं, सिर्फ फैट और वाटर कंटेंट्स शिल्लक रहते हैं, शेष रहते हैं। तो ये दूध ही नहीं। हाँ तक्र अवस्थानुरूप काम करता है, उसमें पानी कितना है इसके ऊपर उसका संतर्पण या लंघन या इसका है, ये है। और कौन सी अवस्था में आप दे रहे हो, उसकी अवस्थाएं दी है, तक्र की सुश्रुत ने दी है, कौन सी अवस्था में तक्र देना है। तो एक नियम हर एक को नहीं, पर प्राय दुग्ध की विकृति, घृत संतर्पण करने वाला है, दही संतर्पण करने वाला है, पनीर संतर्पण करने वाला है, जो है दुग्ध से आप जो बात कर रहे हो, तक्र कितनी मात्रा में पी रहे हो। लघु है करके आप इतना इतना बड़े बड़े बॉटल पी जाओगे, यहाँ ग्लास भर के 4-5 ग्लास भी तक्र पी लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो अग्नि को गुरु है, प्राय वो लिक्विड है। तो जो द्रव गुण का है वो गुरु है प्राय। फिर गोरस ही ऊपर की लाइन रहेगी, नवान्न ही, नव अन्न धान्य, 1 साल जिसको अभी नहीं हुआ है ऐसा धान्य, नव मध्य ही, मांसईच अनुप वारिज है, अनुप मतलब अनुप प्रदेश में रहने वाले, और वारिज मतलब जिनका जन्म वारी में हुआ है, मत्स्य आदि, अनुप बाकी के हिप्पोपोटामस आदि जो पशु पक्षी हैं, जो मतलब दलदल में रहते हैं, ऐसे पक्षियों प्राणियों का मांस ये भी संतर्पण करने वाला। गोरसई का बारे में बताया, गौड़ी कई ही, गुड़ के पदार्थ, गुड़ और गुड़ की सारी विकृति जो खाते हैं वो पौष्टिक ही। पौष्टिक का अर्थ हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि मीठा पदार्थ, पिष्ट पदार्थ, ऐसा नहीं है। पिष्ट का अर्थ है पीठ, जो घटक पीठ से बना जाता है, मतलब रोटी, चपाती, भाकरी, लड्डू, पाव, बिस्किट, पीठ डाला हुआ ये सब्जी हमारे महाराष्ट्र में बनाते हैं, खारी, आटा, हाँ आटा, पीठ मतलब आटा, जिस चीज में आटा है वो सब संतर्पण करने वाला है। जिस में आटा है वो सब संतर्पण करने वाला है। चेष्टा द्वेषी, परसों हमने बताया कि चेष्टा द्वेषी मतलब सिर्फ उंगलियों को और आंखों को व्यायाम है, बाकी शरीर को व्यायाम नहीं है। पहले पानी भर के लाना पड़ता था, अब सिर्फ नल घुमाओ, कूटना पड़ता था, अब सिर्फ बटन घुमाओ ग्राइंडर हो जाता है, सब आसान हो गए। पहले टीवी उठ के बंद करना पड़ता था, अब बैठे बैठे बंद करो। फैन बटन लगाना पड़ता था, अब बैठे रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब हमने जितनी चेष्टा कम कर सकते उतनी कम कर दी है ऑलरेडी शरीर के लिए। और फिर कह रहे हैं हम व्याधि क्यों हो रही है, व्याधि क्यों हो रही है, संतर्पण की। 99% व्याधि आज की संतर्पण की। चेष्टा द्वेषी, धर्माधिकारी सर हमेशा कहते हैं कि अपने कपड़े खुद हाथों से ऐसे ऐसे करके धो, बाकी व्यायाम करने की जरूरत नहीं। अच्छा व्यायाम है वो। चेष्टा द्वेषी, दिवा स्वप्न के बारे में बताया। दिवा स्वप्न, शय्या आसन सुखे रतः, इसमें ऐड कर दीजिए वाहन सुखे रतः। कॉर्नर से क्या कहते हैं, कोई सब्जी भी लानी है तो भी गाड़ी निकालते हैं लोग बाहर, यहाँ कॉर्नर पे ऐसा। मतलब आज कल पाव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, ये गाना सही हो गया।
जमीन पर पाव ही नहीं किसी के, सब गाड़ी पे घूमते हैं। चेष्टा द्वेष, शय्यासन, शय्या सुखरदा। सुश्रुत ने बताया है, वो सूत्र बताने के लिए वक्त नहीं मिलेगा शायद, कि जिस आदमी को जो चल रहा है उसको लगता है थोड़ी देर खड़ा रहूं, खड़ा रहने के बाद लगता है थोड़ी देर बैठूं, बैठने के बाद लगता है थोड़ा सा ऐसा ऐसा पीठ लगा दो, ऐसा कहता है थोड़ा सा जरा सो जाओ, और सोने के बाद ऐसा लगता है बस सोता ही रहो। और अगर किसी ने नींद जगाई, या क्या क्यों जगाया, इतनी अच्छी नींद ना रही थी। खाने के बाद दोपहर के सेशन में तो लोग सोने के लिए जाते हैं, कई लोग पता है मुझे ऐसे सोने के लिए जाते हैं। सर शक पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, आदत है हमें। वो उनको प्रमेह ऐसे उनके चौखट पे खड़ा है। चेष्टा द्वेष, शय्यासन, शय्या सुख, आसन सुख और वाहन सुख है रतः, इनको संतर्पण निमित्त व्याधि होते हैं। अब ये इतना डिटेल क्यों ले रहा हूं, ताकि प्रमेय के हेतु डिटेल में लेने की जरूरत नहीं, यही हेतु है वहां पे। तो प्रमेय दो लक्षण है प्रमेय के, एक आम प्रदोष जन्य है, दूसरा संतर्पण जन्य है। अब हम जाएंगे प्रमेय निदान अध्याय। पेज नंबर 212, 212। उसमें से 5 नंबर का सूत्र हेतु है। उसमें हेतु छोड़ दो, वो पढ़े हमने, एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो, सिर्फ हेतु पूरे सूत्र पढ़ लो। तत्र इमे त्रयो निदानादि विशेषाः श्लेष्म निमित्तानां प्रमेयाणाम् आशुभिः निर्वृत्तिकरा भवन्ति। तद्यथा हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, नैषध, इत्कट, मुकुंदक, महाव्रीहि, प्रमोदक, सुगंधकानां नवानां अतिवेलम अति प्रमाणेन च उपयोगः। सारे शूद्र धान्य हैं और सारे शाली वर्ग के धान्य, हायनक, चीनक वगैरह, तंडुल के प्रकार है। तथा सर्पिष्मतां नवहरेणु माश सुप्यानां ग्राम्य अनुप औदकानां च मांसानां शाक, तिल, पलल, पिष्टान्न, पायस, कृशरा, विलेपी, इक्षुविकाराणां क्षीर, नव, मद्य, मंदक, दधि, द्रव, तरुण, मधुर, तरुण प्रायाणां च उपयोगः। मृजा व्यायाम वर्जनम। मृजा का अर्थ दो है। एक है मृजा मतलब उद्वर्तन, उद्वर्तन का अर्थ सूत्र क्या है, उद्वर्तनम कफहरम मेधस प्रविलापनम। ये रोज करने के लिए कहा है दिनचर्या में, उद्वर्तन। अगर उद्वर्तन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कफहर है, तो अगर नहीं करेंगे तो विपर्य लगा उस सूत्र को, कफ वृद्धि हो जाएगी। मेधसा प्रविलापनम, प्रविलायनम, अगर नहीं करेंगे तो मेध की वृद्धि हो जाएगी। कफहरम मेधसा प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम, तो अंग का अंग स्थैर्य होना चाहिए, वो नहीं होगा। और इसके लिए चूर्ण चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में एक वैद्य वेणी माधव शास्त्री जोशी, जो धर्माधिकारी स्तर के भी टीचर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी घर्षण चिकित्सा नाम की चिकित्सा डेवलप की थी कि एकदम रफ टॉवेल ले लो, टर्किश नहीं, रफ टॉवेल, और उसमें से सारा बदन को घर्षण कर लो स्नान से पहले। ये एक प्रकार का उद्वर्तन है। घर्षण चिकित्सा से वो मेधसा प्रविलायनम और कफहरम ये घटक हो जाते हैं। मतलब उपटन लेना ही, लेके घूमना ही पड़ेगा ऐसा कोई चीज नहीं उद्वर्तन के लिए। स्नान से पूर्व घर्षण चिकित्सा। तो एक अर्थ मृजा का उद्वर्तन है, दूसरा अर्थ है शुचिता। मृजा, अगर शौच नहीं किया हमने, शरीर शुद्धि ठीक से नहीं की, तो क्या हो जाएगा, शरीर में मल बढ़ेगा, स्वेद, मूत्र, मल, खमल ये बढ़ेंगे, और ये बढ़ने के बाद शरीर में मल संचयात दोष प्रकोप हो जाता है। दोष प्रकोप की जो कारण है उसमें मल संचय भी है, तो मल संचय से दोष प्रकोप हो जाए। इसलिए मृजा वर्जन ये प्रमेय का बहुत बड़ा हेतु, दोनों अर्थ से। व्यायाम वर्जन, व्यायाम का गुण दिए चरक ने, व्यायाम में अग्नि वृद्धि और दोष क्षय करता है।
अगर व्यायाम नहीं किया तो क्या होगा? अग्निक्षय या अग्नि विकृति और दोष वृद्धि हो जाएगी। इसलिए व्यायाम वर्जन ये भी हेतु है। आगे स्वप्न शयन आसन प्रसंगः इसमें वाहन ऐड कर दीजिए, वाहन प्रसंग। यः च कश्चित् विधिः अन्योऽपि श्लेष्म मेदो मूत्र संजननः स सर्वो निदान विशेषः। ऐसा यहाँ पे हमने नहीं बताया है, फिर भी ऐसा अन्य कोई विधि हो जो श्लेष्मा मेद और मूत्र को अति मात्रा में निर्माण, संजनना, नॉर्मल निर्माण तो करने चाहिए ना, तो क्षय हो जाएगा धातुओं का। श्लेष्मा मेद और मूत्र का अति मात्रा में निर्माण करने वाला होगा तो वो सब निदान विशेषः, वो सब हेतु है प्रमेय के। क्या? कोई भी आहार और विहार जो सेवन करने से अति मात्रा में श्लेष्मा बढ़ेगा, अति मात्रा में मेद बढ़ेगा, अति मात्रा में मूत्र बढ़ेगा, तो वो प्रमेय के हेतु है। जो आज अनुक्त है, आज ऐसी है, यहां दिया नहीं कहीं पे, अनुक्त है, इसका विचार करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, ये जो खाना खाते हैं, इसका हेतु द्रव्यों का उपयोग यहाँ पे नहीं है, इनका भी विचार, मतलब अनुक्त द्रव्य, अनुक्त विहार, इनका वर्णन हमें, विचार हमें ये अनुक्तों के लिए सूत्र है का। अभी किसी भी काल में जाओ, ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 46। आपका सूत्र शायद अभी कंठस्थ हुआ होगा, 2-3 बार सूत्र आके गया है। 46/527 क्या होता है? सुश्रुत तो कोई बेसिकली पढ़ता नहीं, सुश्रुत कोई पढ़ते नहीं क्योंकि पोर्शन में नहीं है। सिर्फ शारीरिक स्थान पढ़ते हैं, वो भी एनाटॉमी के लिए, या फिर एमडी एनाटॉमी कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई डट से बैठा सुश्रुत पढ़ने के लिए तो वो 46 तक नहीं जाता, इतना पेशेंस नहीं किसमें। और 46 तक तो भी गया तो 527 तक तो नहीं जाएगा। और बहुत ये जो ग्रुप है ना श्लोक के, आफ्टर 500, 584, ये बहुत महत्व के सूत्र है इस अध्याय में। तो ये अध्याय उल्टा पढ़ना चाहिए ताकि नींद ना, शुरुआत उल्टे से, और सुश्रुत की भी शुरुआत उल्टे करी तो भी चलेगा। 46 से शुरुआत करो। एक बहुत बड़े अच्छे वैद्य है महाराष्ट्र में, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने चरक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, अच्छे बहुत ज्ञानी है, और उन्होंने 27 चैप्टर छोड़ दिया। तो हमने पूछा क्यों ऐसा आपने क्यों किया? आज कौन द्रव्यों का उपयोग करता है? 27 चैप्टर में जो जो द्रव्य है आज कौन खाता है? क्यों हमारा समय व्यस्त करे, उसमें वेस्ट करे? तो धर्माधिकारी जी बोले पर उसमें वो द्रव्यों का विचार कैसे करना चाहिए ये तो हमें समझ सकते हैं ना गुणों के बाद। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ताजमहल को ईंट नहीं लगानी हमारी, या फिर जाके ऐसा कर देता ना किसी भी ऐसा नहीं करना, जो है वैसा का वैसा रखना चाहिए। तीर मारते आपको लिखना तो अलग संहिता लिखो, इसको इस पर क्यों प्रयोग कर रहे हो? तो सूत्र निकालिए। आहार अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपक्वो निस्सारः आहारः परिब्रूहयेत्। इसको ऊपर कर देते। आहारः परिब्रूहयेत्। अविदग्धः कफः, ये सूत्र 2-3 बार हुआ है, इसे शॉर्ट में बताता हूँ। मधुर अवस्था पाक में आहार कफ का पोषण करता है, अम्ल अवस्था पाक में पित्त का पोषण करता है, कटु अवस्था पाक में दोष स्वरूप वायु का पोषण होता है। मतलब क्या होता है देखा हमने, अभी भी सर ने बहुत सूक्ष्मता से बताया। पार्थिवा पार्थिवानेव शेषा शेषांश कृष्णशा, ये सूत्र का विस्तार बहुत अच्छा हुआ। तो इसका उपयोग हमें करना है। अगर अवस्था पाक अच्छे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो व्यक्ति बार बार मधुर आहार सेवन कर रहा है, श्लेष्मा मेद और मूत्र की निर्मिति का हेतु वही सेवन कर रहा है, और तुलना में अग्नेय और वायवीय घटकों का सेवन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसके मधुर अवस्था पाक बढ़ेगा, अम्ल अवस्था पाक बढ़ेगा, कटु अवस्था पाक अल्प मात्रा में होगा, क्योंकि वो कटु मतलब अग्नेय और वायवीय घटक सेवन नहीं कर रहे हैं। कई पेशेंट, विशेषतः लड़कियां ऐसे रहते हैं कि वो राजी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सरसप, राई वो अलग निकाल देती है सब्जी में से खाते समय, या फिर मूंगफली,
पोहे में, अगर मूंगफली की सब्जी में, तो बाहर निकल दिए। अरे वही तो खाना चाहिए, आप कूड़ा खा रहे हो ये असली चीज छोड़ के। और फिर मराठी में हमारे वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळ, ऐसे हो जाते हैं, बढ़ते जा रहे। चंद्र वाढतो कले कलेने, पिंटू वाढतो किलो किलो। किलो किलो। और हिंदी में बताइए ना क्या बोला। नहीं, वो चांद बढ़ता है कला 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 से, और ये बढ़ता है किलो किलो से, क्योंकि वो मधुर आहार है, मधुर अवस्था पाकी उसका ज्यादा हो रहा है। अपाचित श्लेष्मा, अपाचित मेद, अपाचित मूत्र निर्माण हो रहा है। स्थौल्य ये प्रमेह की प्रथम अवस्था है प्राय। अगर कोई बच्चा बचपन से ऐसा हो तो उसको ऐसा नहीं किया प्रमेह का हो सकता, उसकी तबीयत ऐसी, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, कटु अवस्थापक कम होने से आग्नेय वायव्य घटक कम हो जाएंगे, तो क्या बढ़ेगा, शरीर में अपाचित क्लेद बढ़ेगा, क्योंकि कटु अवस्थापक में क्लेद निर्माण होता है और वो सर्व शरीर में संचारी होता है। क्लेद बहुत महत्व का शारीर भाव है, जिसके तरफ हम हमेशा दुर्लक्ष करते हैं उसके तरफ। अगर क्लेद बढ़ेगा तो सर्व शरीर में धातुओं में क्लेद की मात्रा बढ़ेगी, तो सर्व शरीर में धीरे धीरे कीचड़ होता जाएगा। मतलब जैसे रोटी बनानी है, हमने आटा लिया और उसमें पानी डाला, तो कम पानी डाला तो सूख जाएगी, कड़क हो जाएगी, और ज्यादा पानी डाल दिया तो उसका कीचड़ हो जाएगा। तो हमें अच्छी रोटी बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल डालना पड़ता है, और वो बार बार अभ्यास से होता है। एक 5, 6, 7 रोटी बनाई रोज, तो बिना देखे वो पानी डालते हैं, पीठ ऐसे लेते हैं, ऐसे पानी डालते हैं, ऐसे नमक डालते हैं, करते सकते हैं, उनका 2 मिनट में हो जाता है। पर जो नए करने वाले, तो उनको ऐसे ये इतनी वाटी, इतना ये, इतना आटा, इतना जल सोच के करना पड़ता है, क्यों, आदत नहीं है। वैसे ही जो कीचड़ हो जाता है, वैसे ही कीचड़ धीरे धीरे हर एक धातु में होता है क्लेद के कारण। इसी को हम अभिसंधि की अवस्था कहते हैं शरीर में। अब ये जो जल बड़ा है शरीर में, ये सब धातु में फैलता है, धातु को शिथिल करता है, और इसलिए प्रमेह में धातु शैथिल्य ये बहुत महत्व का एक लक्षण है। धातु शैथिल्य हो जाता है, और जब ये क्लेद सर्व शरीर संचारी करता हुआ मूत्रवह में आता है और मूत्र से बाहर जाता है, तब इसको मूत्र कहते हैं। क्लेद की निर्मिति कहाँ हुई, पक्वाशय में। वो क्लेद प्राकृत अवस्था में सोचते हैं, वो क्लेद सर्व शरीर में घूमेगा, प्राकृत क्लेद धातुओं को क्लेद न कर्म करेगा, और घूमता घूमता सब प्रोसेस में जो मल निर्माण हो रहा है उसको साथ में लेके बहते बहते मूत्रवह में आएगा। कुछ क्लेद स्वेद से बाहर जाएगा, कुछ क्लेद पुरुष के साथ बाहर जाएगा, कुछ क्लेद जो अनावश्यक है वो नासा से श्वसन से बाहर जाएगा, और कुछ क्लेद मूत्र में जाके उसका वहां पे परिणामन मूत्र में हो जाएगा। और इसलिए मूत्र की निर्मिति का स्थान पक्वाशय है। इसके ऊपर 2 विचार मैंने सुने थे कि ऐसे सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, कि जो वृक्क से पक्वाशय तक है, जो किसी सूक्ष्म बोले तो मतलब डिस्कशन में भी नहीं आएंगे ना, तो लोग हाँ हाँ करते हैं उनको, ठीक है हो सकता है, और वहां से क्लेद निर्माण डायरेक्ट मूत्र निर्मित होती है, और वो डायरेक्ट वो नाड़ियों से वृक्क तक जाती है। ये मत गलत है। दूसरा एक मत, एक मैंने विचार लेख में वर्णन किया था कि जो वृक्क में रेनल ट्यूबुल्स है वो ही पक्वाशय है। अब ये क्या हो गया, राम का धनुष लक्ष्मण को, लक्ष्मण का धनुष सीता को, सीता की पूछ, सीता की क्या कहते हैं चोटी हनुमान को, और हनुमान की पूछ राम को। ऐसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं करने। तो ये मूत्राशय, ये क्यों हम सोचते हैं, क्योंकि प्रमेह का प्रथम लक्षण ही प्रभुत अविल मूत्रता है। तो प्रमेह समझने के लिए मूत्र निर्मिति की प्रक्रिया अच्छे समझनी चाहिए, तो उसका पक्वाशय में मूल स्थान है। तो ये प्रमेह, अगर उल्टी संप्राप्ति हो गई, मधुर अवस्थापक हुआ ही नहीं ठीक से, अम्ल अवस्थापक हुआ ही नहीं, और सिर्फ कटु 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 वायु 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 रुक्ष 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 हो रहा, तो क्या हो जाएगा, शरीर में वात व्याधि हो जाएगी, जो कल हमने वात संप्राप्ति में देखा, स्वतंत्र वात संप्राप्ति में। तो इसलिए रोगा सर्वे में मंदेग्नो, क्योंकि अवस्थापक करने वाला कौन है, अग्नि है। अग्नि की विकृति से अवस्थापक एक तो इस प्रकार से विकृति होगा, या फिर इस प्रकार से विकृत होगा, और अलग अलग प्रकार की व्याधि निर्मित होगी। इसलिए रोगा सर्वे भी मंदेग्नो। हम फिर से प्रमेय में आएंगे अभी, ये सब ध्यान में रखते हुए
प्रमेय का सूत्र फिर 6 नंबर पढ़ेंगे। बहु द्रवः श्लेष्मा दोष विशेषः। बहुद्रव एव कफः मेहजनकः, अल्पद्रवः न अल्पद्रवायचे, ऐसे टीका है। श्लेष्मा जब बहु मतलब अति मात्रा में हो गया है, उसकी वृद्धि हो गई है, और द्रव मतलब शिथिल हो गया है। श्लेष्मा क्लेद के युक्त होने से द्रव श्लेष्मा हो गया, मतलब क्या हो गया? शरीर में क्लेद युक्त हो गया है, उसके श्लेष्मा के जो बंध है वो शिथिल हो गए, वो उसका दोष विशेष है। इसका इसलिए अलग संप्राप्ति इसलिए निदान स्थान में दी है। प्रायः सर्व व्याधियों में, रक्तपित्त छोड़ के, प्रायः सर्व व्याधियों में प्रथमता वातक का ही प्रकोप होता है। रक्तपित्त में पित्त का होता है और प्रमेय में श्लेष्मा का होता है। प्रथमता श्लेष्मा ही प्रकोपित होता है। प्रमेय में पहले कभी वात प्रकोप नहीं होगा। हर प्रमेय में पहले श्लेष्मा ही प्रकोपित होगा। सूत्र बाद में देखेंगे। आगे बहु अबद्धम मेदो मांसम शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसः च ओजः संख्यात इति दुष्य विशेषः। ये इसके दुष्य है। दुष्य मतलब बहुद्रव श्लेष्मा से दुष्ट होने वाली ये है। कौन? मेद। और वो कैसे है? बहु है। वो भी बहु है क्योंकि जिन हेतुओं का सेवन किया है उन हेतुओं ने उनके समान भाव को वृद्ध किया है। तो श्लेष्मा को बढ़ेगा, वैसे मेदों को भी बढ़ेगा, मांस को भी बढ़ाएगा, मूत्र को भी बढ़ाएगा। समान की वृद्धि दुष्ट नहीं किया अभी तक, सिर्फ मात्रा में बहु किया है। क्लेद युक्त हो गए, इसलिए पहले ये सब मेद, मांस, क्लेद, शुक्र, शोणित, वसा, मज्जा, लसिका, रस, ओज ये मात्रा में बढ़ेंगे, विकृत बढ़ेंगे। अच्छा तर्पण नहीं, संतर्पण है। और अबद्ध मतलब शिथिल हो जाएंगे, मतलब उनका जो प्राकृत स्ट्रक्चर है वो ढल जाएगा, शैथिल्य आ जाएगा उनमें क्लेद युक्त होने से। आगे अब प्रमेय की संप्राप्ति में जैसे प्रकोप हमने वायु के संप्राप्ति में देखा, वैसे अब यहाँ पे प्रसर की अवस्था देखेंगे। प्रसर कैसे सोचना चाहिए इसकी एक उदाहरण प्रमेय की निदान है। त्रयाणाम एषाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोप आपद्यते। यहाँ पे सन्निपात का अर्थ है मेल के। जब हेतु, दोष और दुष्य तीनों एक साथ वहां पे उपस्थित रहते हैं तब पहले श्लेष्मा का प्रकोप होता है। ये इसके वैशिष्ट्यता है। और यह प्रकोप वृद्धात्मक प्रकोप है श्लेष्मा का। प्राग अति भूयस्व, क्यों पहले से ही बड़ा हुआ है। प्राग अति भूयस्व, बहु अबद्ध है, अब वो प्रकोपित हो गया। सप्रकोपितः क्षिप्रम एवं शरीरे विस्तृप्तिम लभते। इसकी प्रसर की पहली अवस्था है। श्लेष्मा शरीर में बढ़ गया, अब वो सर्व शरीर में संचारित होगा धीरे धीरे, वृद्ध हुआ श्लेष्मा। यह प्रसर की पहली अवस्था है। शरीर ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर भी शिथिल हो गया है, शरीर के सारे घटक भी, इसलिए यह संप्राप्ति प्रमेय की एक दिन में होने वाली नहीं है, कई सालों की संप्राप्ति है। 20 साल में अगर हमने 20 साल की उम्र में अगर हमने हेतु शुरू किए सेवन करने के लिए, चेष्टा, द्वेष वगैरह वगैरह, तो एट द एज ऑफ 40-50 हमें प्रमेय हो जाए। इतनी बड़ी संप्राप्ति है। सविसर्पण शरीरे मेदसा एव आदितः मिश्री भावम गच्छति। मिश्री भाव का अर्थ है मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा, ऐसा मिश्री भाव नहीं है। अगर आप इलाहाबाद जाओगे कभी तो यहां से गंगा ये है, वहां से यमुना, ये दोनों एक साथ मिलकर आगे चलेगा, ऐसा नहीं है। मिश्री भाव का अर्थ है साहचर्य। वो साहचर्य से काम करने लगे। कौन? मेद। क्यों? क्योंकि समान व्यसनेषु सख्यः, जिनके व्यसन समान है वो तुरंत एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जिनको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको किताबी पढ़ने वाला दूसरा पढ़ाकू झट से पता चल जाता है कि ये हमारे जैसे हैं। मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और बैक पैक, समान व्यसनेषु सख्यः। वैसे ही श्लेष्मा विकृत है, वो पहले किसको दुष्ट करेगा? मेद को दुष्ट करेगा, क्योंकि दोनों के महाभूत समान है। अब आप कहोगे रस को नहीं करेगा, मांस नहीं कहा, मेद क्यों कहा? इसके लिए एक थोड़ा सा अलग विचार करना पड़ता है। अगर आप धातुओं के नाम
ऐसे लिखेंगे कि रस, उसके सामने आखिरी नाम शुक्र, ऊपर की लाइन में रक्त, आखिरी नाम मज्जा, शुक्र का पहले मज्जा, मांस, अस्थि और मेद बीच में। मेद तुलाधारी है और इसलिए अष्टो निंदित में जो सबसे ज्यादा निंदित है वो अति मेदस्व का वर्णन किया है। अब 22वां अध्याय पढ़िए, 21वां 22वां अध्याय पढ़िए। अति कार्श और अति स्थौल्य, ये और कार्शम वरम क्या नहीं, स्थौल्य से विशेषण, कार्शमेव वरम, कार्श अच्छा है, स्थौल्य का विशेष नहीं है, स्पष्ट कहा है वाग्भट ने। कार्शमेव वरम स्थौल्यात, नहीं स्थौल्य से विशेषण, क्योंकि मेद सेंट्रल, सबसे महत्व का हमारे शरीर में, ये किसी ने बताया नहीं आज तक हमें किसी को, मुझे भी हमारे सर ने बताया, एनाटॉमी के सर है, क्या मेद सबसे महत्व है, मेद का विचार करना चाहिए सबसे, तो क्योंकि वो सेंट्रल है। और देखिए आप अगर ये लाइन करोगे तो रस और शुक्र दोनों सौम्य धातु है, दोनों से प्रतिलोम में अनुलोम क्षय हो जाता है। रक्त और मज्जा सेम है, या एवं मज्जाधारा साएव पित्तधरा, और पित्त रक्त का आश्रय है। अस्थि और मांस दोनों धारण के मतलब शरीर के इसके और दोनों संबंध है, दोनों पार्थिव प्रदान है। तो ये एक एक लेवल पे है और इन सबको धरने वाला मेद है। मेद डल जाएगा तो ये डल जाते हैं। और श्लेष्मा इसलिए मेद को पहले विकृत करता है क्योंकि वो भी समान गुणत्वात, यहाँ पे गुण मतलब महाभूत, दोनों के महाभूत समान है। समेदसा मिश्री भवन, अभी तक सिर्फ मिश्र हुआ, अभी तक क्योंकि मेद भी बड़ा है, श्लेष्मा भी बड़ा है। अब क्या होता है, स दूषयति एनत, अब श्लेष्मा ने मेद को दुष्ट किया। ऐसा नहीं हुआ है मेद से दुष्ट श्लेष्मा हुआ है, या तो मेद दोष हो जाएगा, श्लेष्मा दुष्ट हो जाएगा। पहले बताया, पहले लेक्चर में हुआ है, श्लेष्मा ने मेद को दुष्ट किया क्योंकि श्लेष्मा दुष्ट हो चुका है, मेद अभी दुष्ट हुआ। तीसरा, ये अवस्था तीसरी प्रसर की, पहले प्रसर की अवस्था क्या है, श्लेष्मा सर्वस्व संचर्य हो, दुष्ट हुआ श्लेष्मा, वृद्ध हुआ श्लेष्मा, सर्वस्व संचर्य हो गया। फिर दूसरी प्रसर की अवस्था ये मेद के साथ मिश्री भवन हो गया, साहचर्य हो गया। तीसरी प्रसर की अवस्था इसने मेद को दुष्ट कर दिया, विकृत कर दिया। सविकृतो दुष्टेन मेदसा उपहिता शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसार। अब एक एक जुड़ने लगे और उनके साथ, पहले 2 ही बैठते थे, अब और 4 बैठने लगे पढ़ाई करने के लिए। समान व्यसनेषु सख्या सविकृतो दुष्टेन मेदसा उपहिता, पहले उन्होंने मेद को दुष्ट किया, उसको विकृत किया, अब उसने क्लेद को भी विकृत किया। क्लेद पहले बड़ा हुआ था पर अब इसको विकृत किया श्लेष्मा ने, फिर मांसों को विकृत किया। धीरे धीरे ये व्याप्ति बढ़ती जाएगी। सब श्लेष्मा के आश्रित जो है सौम्य, पार्थिव, आप्य प्रधान, जो श्लेष्माश्रित है, सब इनको दुष्ट करेगा, क्रमशः दुष्ट करेगा। समांसे, अब इस अवस्था में पूती मांस पीड़का उत्पन्न होती है, क्योंकि मांस विकृत है तो पीड़का की निर्मिति इस अवस्था में होगी। फिर आगे जाएंगे, शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन मूत्रत्वेन। अब ये जो क्लेद है ये सबको खुद भी दुष्ट है, मात्रा में बड़ा है, और दुष्ट हुए श्लेष्मा, दुष्ट हुए दुष्य, इनको शरीर में घुमा रहा है। अब ये ऐसा दुष्ट हुआ क्लेद दुष्ट दोष और दुष्यों के साथ जब मूत्रव में जाएगा और मूत्र में परिणत होगा, तब क्या होगा, देखिए, शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन मूत्रत्वेन परिणमयति मूत्रवाहानां च स्रोतसाम वंशण बस्ती प्रभवाणाम मेद क्लेद उपहितानि गुरुणी मुखानि आसाद्य प्रतिरुद्धते। हर एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है। और फिर बाद में आपको मैं एक चरक का आयुर्वेद की सौंदर्य बताऊंगा क्या है, इस संप्राप्ति के पदों के सहाय से एक एक बताएंगे। मूत्रवानाम स्रोतसाम, स्रोतस कैसा है, वंशण बस्ती प्रभवाण, स्रोतस का विषय रह गया इस निरूपण में, इसका ऑनलाइन है, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। स्रोतस के 2 ही मूल स्थान, ऐसा नहीं है। मूल स्थान का अर्थ है प्रभव स्थानम, मतलब एक तो उत्पत्ति और दूसरा वहां पे उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा है, प्रकर्षेण भवति।
उसका अस्तित्व वहां प्रकर्ष से ज्यादा है। तो मूत्रवा के मूलस्थान क्या है? और दो ही नहीं है, अनेक हो सकते हैं, हमने सिर्फ दो बताया और च में अनुक्त का उदाहरण लेना है। जैसे प्राणवा की मूलस्थान क्या है? हृदय मूलम। इन सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में, अभी सूत्र निकालने में वक्त नहीं कह जाए करके, 9वें अध्याय में 4थे श्लोक में बताया है कि शिरसी प्राणवानी। प्राणव स्वतः शिरस्थ है, शिर मूलस्थान है, क्यों वहां नहीं, स्वतः विमान में नहीं बताया। तो दो ही मूलस्थान है, ये भ्रम निकाल दीजिए। 13 ही। हाँ, हाँ। तो पक्वाशय अनुक्त में आना है, और बस्ती का अर्थ ब्लैडर नहीं है, पूरा मूत्र व स्रोत से। जैसे योनि शब्द से त्रैवृत योनि लेते हैं ना, वैसे बस्ती पद से पूर्ण वृक्क से लेके यूरथर स्फिंक्टर तक पूर्व सबको बस्ती कहते हैं, सिर्फ ब्लैडर ये बस्ती नहीं। वंशण बस्ती प्रभवाणम मेद क्लेद उपहितानी, उस स्रोतस में मेद और क्लेद अति मात्रा में जाके बैठता है मूत्र के साथ, उपहित होता है मतलब उपचित होता है। गुरुणी मुखानी आसाध्य, मुख मतलब मार्ग, उसका मार्ग गुरु हो जाता है। गुरु मतलब टीका पढ़िए। निकालिए। अब गुरु का अर्थ बताता हूं मैं 1-2 मिनट में। टीका दूसरे अध्याय में है इसकी। गुरुणी को अंडरलाइन करके रखिए। मुखानी मतलब स्रोतस, आसाद्य प्रतिरुद्धते, आसाद्य की टीका पढ़िए। आसाद्य प्रतिरुद्धते गत्वा अवतिष्ठते, आसाद्य प्रतिरुद्धते गत्वा अवतिष्ठते। में मूत्र व स्रोतसाम वंशण वैषष्टि है। मूत्र व स्रोतसों से जिसके मार्ग, जिस मूत्र स्रोतस के मार्ग मेद और क्लेद से उपचित हुए हैं, मार्ग गुरु हुआ है, ऐसे स्रोतस में वो जाके बाहर निकलने लगते हैं। कौन? क्लेद के साथ दोष और दुष्य। तदा प्रमेह स्थैर्यम असाध्यताम व जनयति। अब प्रमेह स्थिर हो गया इस अवस्था में। अब आप ये जो सूत्र है, मूत्र वहानाम स्वतसाम वंशण बस्ती प्रभवाणाम मेद क्लेद उपहितानी गुरुणी मुखानी आसाध्य प्रतिरुद्धते, ये सब शब्द आपने समझ लिए, ध्यान में आ गए। अब रक्तपित्त निदान निकालिए, पेज नंबर 205। सूत्र 4, ऊपर से दूसरी लाइन, दूसरे कॉलम में सूत्र पढ़ता हूं और आप बताइए कि इसमें क्या है, दोनों सूत्र में क्या है। तस्य एवं आचरतः पित्तम प्रकोपम आपद्यते लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते तस्मिन् प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पत यद एव यकृत प्लिह प्रभवाणाम लोहित वहानाम च स्वतसाम लोहित अभिषंद्य गुरुणी मुखानी आसाद्य प्रतिरुंध्य। सिर्फ स्रोतस अलग है, दोष दुष्य अलग है, संप्रप्ति एक ही है, पैटर्न एक ही है संप्रप्ति। हेतु देखोगे तो हेतु भी एक ही है, सिर्फ उसमें श्लेष्मा के जगह पित्त विकृत होता है अपने हेतुओं से और रक्त बढ़ता है क्योंकि उसका आश्रित रक्त है, और दोनों यकृत प्लिह प्रभाव, ऐसे जो रक्त व स्रोतस है वो कैसा है? लोहित अभिषंद्य गुरु। अब इसकी टीका पढ़ी, लोहित अभिषंद्य गुरु की नीचे से 1 2 3 4 5 6 8वीं लाइन। लोहित अभिषंद्य गुरुणी इति प्रवृद्ध लोहितस्यन्देन गुरुणी इति उत्सन्नानि विवृतानि इति यावत। गुरु मतलब बड़ा नहीं है, विवृत मतलब वहां पे अवरोध नहीं हुआ है, वो बाहर जा रहे हैं। रक्तपित्त में अवरोध नहीं है ना,
रक्त व स्वतः विवृत होता है, इसलिए रक्त बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पित्त और रक्त स्व प्रमाण में बड़े हैं, क्योंकि उनमें क्लेद बड़ा है। अभिसंधि हुआ है ना, लोहित अभिसंधि बोल रहा है। अभिसंधि हुआ मतलब क्या है? क्लेद बड़ा है। रक्त में क्लेद बड़ा है, पित्त में क्लेद बड़ा है। अब दोनों अपने अपने मार्ग से, विशेषतः रक्त व, क्योंकि रक्त उसका मार्ग से बाहर जा रहे हैं, यही रक्त पित्त है। यही क्लेद जब श्लेष्मा को विकृत करेगा, श्लेष्मा के आश्रित को विकृत करेगा और मूत्र व से बाहर जाएगा, प्रमेय कहते हैं। सिर्फ दोष दुष्य अलग है, स्रोतस भिन्न है, संप्रप्ति एक ही है और मेन विकृत क्लेद की है दोनों में। क्लेद और उसकी मेन विकृति अवस्थापाकों की है। उसमें कटु अवस्थापाक का रस है, अग्नि विकृति है, आम प्रदोष है, संतर्पण है, दोनों व्याधियों में। यही संप्राप्ति कुष्ठ की है। यही क्लेद दोष कुष्ठ के स्रोत दोष दिए है। वातादया त्रयो, वातादि तीनों दोष, लसिका वगैरह वगैरह उसके दुष्य है। सप्त संग्रह दिया ना, कुष्ठा नाम सप्त संग्रह। किसी सूत्र पता है किसी को? कंठस्थल तो छोड़ दो, ढूंढने में अभी बाद में देखेंगे। 7 दुष्य, 2 दोष दुष्य है उसके कुष्ठ के, उनको क्लेद से विकृत करेगा, बढ़ाएगा और स्वेद रसव से बाहर जाएगा और कुष्ठ करेगा। कुष्ठ मतलब लेप्रस नहीं, कोई भी त्वचा रोग। तिलक अलग भी कुष्ठ है, नक्ष व्यंग भी कुष्ठ है। संप्राप्ति यही, ठीक है। प्रमेय में जाएंगे। तो गुरु का अर्थ क्या है? उत्सन्न विवृत। गुरु मतलब बड़ा, जड़ है ना, कठिन, ऐसा नहीं, विवृत अलग अर्थ है। अब आगे शरीर क्लेद धातु। अब मैं कह रहा हूं इसका और एक संदर्भ दे रहे हैं। शरीर क्लेद धातु श्लेष्म मेदो मिश्र। शरीर का क्लेद कैसा हुआ है? खुद दुष्ट है, क्लेद बड़ा हुआ है और उसमें दुष्ट और बड़े हुए श्लेष्म और मेद उसके साथ मिश्र है, मतलब बह, सहचर्य उसके साथ बह रहे। जब ये मूत्राशयम प्रविशन, जब ये शरीर संचार करते हुए, मूत्राशय का अर्थ आशय मतलब स्रोतस, मूत्राशय मतलब बस्ती नहीं, ब्लैडर नहीं, आशय मतलब स्रोतस। जब मूत्र व स्रोतस में आएंगे तब मूत्रत्वम आपद्यमानः वकादवि। देखो कितना वका, इस टेंस का कितना उपयोग चरक ने किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से असज्जमानः, क्षीयमानः, क्या है, चीयमानः, आप्यायमानः, क्रियमाणः, वैसे ही आपद्यमानः। वो सोतोस की व्याख्या भी है, परिणाम आपद्यमान धातुनाम अभिवाहिनी, मतलब जिनका परिणामन चल रहा है। ऐसे परिणामन चलते 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 जाने वाले धातु घटकों का मार्ग, परिणामन होने के बाद में जाएंगे ऐसा नहीं है। आपद्यमान मतलब मूत्रत्व को प्राप्त होते हुए उस शरीर क्लेद को, मतलब कौन मूत्रत्व में परिणत हो रहा है? विकृत श्लेष्मा, विकृत मेद, इनके दुष्ट हुआ शरीर क्लेद, या मूत्रत्व में परिणत हो रहा है। ऐसा मूत्रत्व में परिणत होता हुआ शरीर क्लेद श्लेष्मिक ही एभी दशभी गुण ही उपसृज्यते वैषम्य युक्त ही। ये क्लेद दुष्ट कैसा है? श्लेष्मा के इन 10 गुणों से, वैषम्य से। अब 10 में से 10 के 10 होंगे या फिर 1, 2 या 3 कोई भी होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन हो कोई, तो जिस गुण का कॉम्बिनेशन होगा उसके अनुसार प्रमेय के 10 प्रकार की उत्पत्ति होगी। समझ में आ रहा है? ये किसके ऊपर हो रहा है? मूत्र के साथ कौन जा रहा है? श्लेष्मा जा रहा है तो अलाल में होगा, शुक्र जा रहा है तो शुक्र में होगा, लसिका वसा उसके जैसे जा रहा है तो जल में हो जाएगा, मेद जाएगा तो शनैर में हो जाएगा, रस जाएगा तो शुक्ल में हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कौन धातु जा रहा है उसका वर्ण मूत्र को आएगा, उसका गंध वर्ण को आएगा, मूत्र को आएगा।
उसका रसग मूत्र को आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मूत्र का वर्ण क्यों आता है? क्योंकि मूत्र के साथ दुष्ट हुए श्लेष्मा और उसके आश्रित धातु घटक अब मूत्र से साथ बाहर जा रहे हैं। हमारे पास यही अवस्था में पेशेंट आता है प्रायः, और हम उसका मूत्रप्राशन नहीं करते। वो आता है संतर्पण के लिए, स्थौल्य के लिए, थायराइड लेके आता है, कुष्ठ रोग लेके आता है, विचर्चिका लेके आता है, सोरेसिस लेके आता है, खालित्य पालित्य के लिए आता है, रक्तपित्त लेके आता है, प्रतिशय लेके आता है, ज्वर लेके आता है, उदर लेके आता है, उदर गौरव लेके आता है, अग्निमंद लेके आता है, अरोचक लेके आता है, बहुदोषों के लक्षण लेके आता है, और हम उसका मूत्र परीक्षण नहीं करते, और हम उसको श्लेष्माक्षय की चिकित्सा देते। इस अवस्था में आया पेशेंट, उसको हम कट्टु तिक्त कषाय रस के द्रव्य शुरू कर देते हैं, उसको हम बार बार शोधन करते हैं, उसको हम उष्ण तीक्ष्ण कट्टु रस के द्रव्य देते हैं, आहार विहार उस प्रकार का देते हैं, मरीच आदि खाने के लिए कहते हैं, सूप पीने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्लेष्मा और दूषित आश्रित घटकों का क्षय करना है, और इसी कारण हम रुग्णों को साध्य अवस्था से याप्य अवस्था में लाके बिठाते, क्योंकि हमने मूत्र परीक्षण नहीं किया, हमें प्रमेय की शैक्षणिक प्रमेय की अवस्था समझ में नहीं, और इसलिए हर पेशेंट के मूत्र परीक्षण करना चाहिए। मेरे जो गाइड एमडी के सर देशमुख सर, वो हमेशा कहते थे, वो बोलने का स्टाइल उनका बहुत मजा किया है सब। वो कहते थे, अरे मैं गोवा जाता था प्रैक्टिस के लिए, हर 8 वीक में एक दिन वो गोवा जाते थे, पणजी में फोंडा में जाते थे प्रैक्टिस करने, और मैं जाने लगा प्रैक्टिस के लिए, तो हर कोई पेशेंट आता तो ऐसे फ्लास्क में मूत्र लेके आता था। मुझे पता है सर, मैंने तो किसी को बोला नहीं कि मूत्र लेके आओ, पर कोई भी पेशेंट आता था, हम ये ले गो, और बात तो कुछ नहीं करता था, देख लो ऐसा करता था। मुझे 2-3 बार ऐसा पता नहीं चला क्या चल रहा है। फिर पता चला कि वहां पे फोंडा में एक वैद्य नाम के वैद्य थे, वो सिर्फ मूत्र परीक्षण करते थे। मतलब उनके शिष्य सब रुग्ण के मूत्र ऐसा रखते थे, वैसे मूत्र देख के निदान कर देते हैं, हाँ ये है ये है ये है, इनको ये दो इनको ये दो इनको ये दो, सब खत्म, प्रैक्टिस खत्म। और बहुत फेमस, उनका आज भी स्टैचू वहां है फोंडा में, देखिए वैद्य का स्टैचू है। मतलब हम इतने भी ऐसे गए गुजरे नहीं है आयुर्वेद, गोवा में है वो भी, उनका स्टैचू है, जाके आओ कभी फोंडा में। तो ये एक परीक्षण की बहुत बड़ी कड़ी हमने मिस कर दी, मूत्र परीक्षण। वैद्य रेणु का गया मैडम यहाँ पे है, इनके गुरु कट्टी सर थे, वो मल परीक्षण के बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति थे। हर रुग्ण का मल परीक्षण करना ही है, श्रीखंड के डब्बे में लाने। तो मैडम हमेशा कहती, देखिए मैंने बाद में कितने साल श्रीखंड खाया ही नहीं। और वो मल परीक्षण करते थे, हम नहीं, छोड़ दिया, नाड़ी छोड़ दिया हमने परीक्षण करना, मूत्र छोड़ दिया, जीवमा परीक्षण छोड़ दिया। हाँ क्या सिर्फ साम निरा में, बाकी का अभी एक ऐप आया है जीवमा परीक्षण का, लोला ऐप। वो एक हमारे मित्र ही है जोशी, उन्होंने डेवलप किया है, वैद्य है अनिरुद्ध जोशी, उन्होंने पहले नाड़ी तरंगिणी निकाला, अभी ऐप जीवमा का हमारे दोनों के ऊपर प्रयोग किया उन्होंने। अभी वो बताने की जगह नहीं है। पर जीवमा परीक्षण करना चाहिए, हमें नहीं कर रहे। वैसे ही अष्टविध परीक्षा करनी, वो मूत्र, हम मूत्र के ऊपर अभी बात करें, तो अगर हमने मूत्र नहीं देखा, ये प्रमेय की अवस्था ये समझ में नहीं आया हमें, तो हम करते हैं, एक तो वैद्य गलती करता है या फिर रुग्ण खुद गलती करता है। कैसे करता है देखिए, अभी बीच के श्लेष्मिक प्रमेय के नाम, उसके लक्षण, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो बाद में कभी देखेंगे, छोड़ दीजिए। अब जाएंगे सूत्र नंबर 24। जैसे आज ग्रहणी पूरा समग्र हुआ, हाँ, तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि ग्रहणी पूरा हुआ है। तो क्या होता है,
कि ग्रहणी ऐसे आधा 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 हो जाता है। वैसे ये कभी ना एक दिन पूरा प्रमेय ही लेना है, क्योंकि ये होता ही नहीं है बीच का। हमने पढ़ा है सर के पास, पर वो निरूपण में क्योंकि भागदौड़ में होता है, आखिरी सेशन में प्रमेय प्रमेय गुल्म गुल्म वो हो जाता है। ऐसा नहीं, जैसे मगन भाई जी बोले कि 8 दिन का प्रोग्राम है, तो रोज एक संप्रति जो प्रमेय एक क्रम से 8 संप्रति लेंगे दोपहर। हाँ, उस वक्त ऑनलाइन करेंगे। देखिए सूत्र 24 पढ़े, हेतु पढ़िए। उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजन, उपसेविनः तथा तीक्ष्ण, आतप, अग्निसंताप, श्रम, क्रोध, विषम आहार उपसेविनः, और शब्दों को अंडरलाइन करके रखिए, तथा विध शरीरस्य। क्षिप्रम पित्तम प्रकोम आपद्यते। तथा विध शरीर मतलब क्या? श्लैष्मिक प्रमेह की अवस्था में, जिस शरीर स्रोतस में श्लैष्मिक प्रमेह अवस्था उत्पन्न है, उस अवस्था में रुग्ण ने अगर पित्त प्रकोप के हेतु सेवन किए, या फिर वैद्य ने उसको पित्त प्रकोप के हेतु दे दिए, मतलब संतर्पण कम करने के लिए, स्थौल्य कम करने के लिए हमने अपतर्पण दे दिया, और हमने निदान हमें पता ही चला नहीं कि ये श्लैष्मिक प्रमेह की अवस्था में है, तो हम अपनी चिकित्सा से वैद्य उस रुग्ण को पित्तज प्रमेह की अवस्था में लेके जाके बिठाते, या फिर खुद रुग्णों को विपरीत गुणेच्छा से इन द्रव्यों की लालच होती है, खट्टा खाऊं, तीखा खाऊं, पांढरा रस्ता, तांबडा रस्ता, मिसळ, गरम पदार्थ, ऐसे खाने की जी लालचा रहा है, तो समझो श्लैष्मिक प्रमेह की अवस्था में है आप। तीखा खाना है, ऐसा आंखों में से पानी आ जाए, 2 दिन तक पता चले कि हमने तीखा खाना खाया था। हाँ, किसका तड़का? अंग अंग तड़का, बेड़गी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का है क्या? ऐसे अगर हेतु सेवन करने की लालच हो रहा है, तो क्या है? हम शायद श्लैष्मिक प्रमेह की अवस्था में है। हाँ, नहीं ऐड ना, बेवरेज के टीका लाला। तो प्रमेय के ये प्रकार नहीं है, अवस्था है, और एक क्रमशः होने वाली है। श्लैष्मिक प्रमेय की अवस्था साध्य है, क्योंकि उस समय तक हेतु और दोष एक ही गुण के, इसलिए वो साध्य है। अब क्या हो रहा है? 2 बार हमें देखे 2 प्रकार, कि हम चिकित्सा करके आगे लेके जाके बिठा दे, या फिर रुग्ण खुद उन द्रव्यों का सेवन करता है और पित्तज अवस्था में जाता है। तीसरा उसमें अर्थ यह है कि श्लेष्मा बड़ा है, श्लेष्मा के आश्रित बड़े हैं, अब वो मूत्र के साथ बाहर जा रहे हैं। अब वो बाहर जाके जा जाके एक दिन ऐसा आता है कि वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि अब उनपे उठ के बाहर जाने की ताकत नहीं है। तो कौन बढ़ेगा? पित्त, क्योंकि उसके हेतु सेवन हो रहे विपरीत गुणेच्छा से। तो पित्त और पित्त के आश्रित धातु घटकों की वृद्धि हो जाएगी। अब पित्त के आश्रित रक्त, स्वेद, ये मूत्र के साथ बाहर जाएंगे, और 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह, रक्तवर्ण, आलाल, क्या नाम है, रक्तमेह, मांजिष्टमेह, हारिद्रमेह, कालमेह, नीलमेह, ये उत्पन्न हो जाएंगे। इस अवस्था में रुग्ण घबरा जाता है, और हमारे पास आता है कि ऐसे ऐसे यूरिन से रक्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, और हमें लगता है ये रक्तपित्त है, और हम चिकित्सा देते हैं रक्तपित्त। यहां गड़बड़ हो जाती है। चरक ने आदेश दे के रखा है, वो बाद में देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये रक्तज प्रमेह की अवस्था है, और प्राय ऐसा रुग्ण अभी हमारे पास नहीं आता, हम इसको डायरेक्ट एडमिट कर देते हैं, कैंसर है क्या देखने, या अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है। ये प्रमेह की अवस्था में ये देखते नहीं। तो ये अगली अवस्था याप्य है, क्योंकि अब हेतु और दोष ये
अलग गुण के हो गए। इसके बाद फिर पित्त बड़ा जो था और रक्त और स्वेद बड़ा था, उसके आश्रित घटक बड़े थे, वो मूत्र के साथ जा रहे। कुछ काल के बाद क्या हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएंगे और फिर शेष रहा शरीर में पार्थिव और वायु है, और वायु के आश्रित घटक वो अब शरीर से बाहर जाने लगे। इसके चरक कहते हैं शरीर कषाय हो गए, मतलब सिर्फ पार्थिव और वो भी क्षीण अवस्था में, और वायु के घटक और वो भी उसके आश्रित, मतलब जो अति गंभीर धातु है, लसिका, वसा, ओज, मज्जा, अब जो इतने गंभीर है वो बाहर जल्दी से निकलते नहीं, वो बाहर जा रहे हैं। और फिर वातज प्रमेह के 4 प्रकार, वसा मेह, लसिका मेह, मज्जा मेह और ओजो मेह मतलब मधुमेह, इनकी निर्मित होती है। ये स्वतंत्र वातज मधुमेह है, अपने हेतुओं से उत्पन्न हुआ, और ये अति जीर्ण अवस्था में उत्पन्न होगा। ये असाध्य अवस्था है। आज हमारे सामने ये ऐसा अवस्था से जाते जाते मधुमेह को प्राप्त हुआ रुग्ण हमारे पास अभी आता नहीं है, क्योंकि इतना जीर्ण होने तक कोई रुकता नहीं है। एक तो वो स्थौल्य के समय में आएगा, या फिर रक्तपित्त के, मतलब उनको लगाएगा कि रक्तपित्त हो रहा है या फिर स्थौल्य हुआ है, वो पहले आएगा ट्रीटमेंट के लिए। इतना देर तक कोई रुकेगा, जीर्ण होते कोई रुकेगा नहीं कि वो असाध्य अवस्था में जाएगा। पर अगर वैद्य ही खुद गड़बड़ करके चिकित्सा कर करके उसको लेके जाके बिठा रहा है तो शायद मिल सकता है। ऐसा पर मधुमेह का रुग्ण हमने नहीं देखा अभी तक। पर निदान स्थान का जो मधुमेह है आज रेयर है, क्योंकि धातु क्षय का, दोषक क्षय का व्याधि है। पहले वृद्धि है एक श्लेष्मा की, और फिर क्षय ही है, फिर पित्त का क्षय है, फिर वायु का क्षय है। देखिए पढ़िए सूत्र 37, सप्रकुपितः, एक संग्रह देतो। 37 श्लोक। स प्रकुपितः तथाविधे शरीरे विसर्पन् यदा वसाम आदाय मूत्रवहानि स्रोतांसि प्रतिपद्यते तदा वसामेहम् अभिनिर्वर्तयति। यदा पुनः मज्जानं मूत्रवस्तौ अवकर्षति तदा मज्जामेहम् अभिनिर्वर्तयति। यदा तु लसिकां मूत्राशये अभिवहन् मूत्रम् अनुबन्धन् चोतयति लसिका अतिबहुत्वात् विक्षेपणात् च वायोः खलु अस्य अतिमूत्र प्रवृत्ति संगम करोति तदा स मत्त इव गजः क्षरति अजस्रं मूत्रम् अवेगम् तम हस्तिमेहिनं च मेहिनम् आचक्षते। ओजः पुनः मधुर स्वभावम्, मतलब वो मीठा नहीं है, पार्थिव आपते हैं, और वो अति गंभीर है। ओज ऐसा निकलता नहीं, कभी भी ओज बाहर जाता है। तद यदा रौक्षाद वायुः कषायत्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशये अभिवहति तदा मधुमेहम करोति। सूत्र के एक लाइन पढ़ दे। सप्रकुपितः तथा विधे शरीर, मतलब कौन सा शरीर, पित्तज प्रमेह की अवस्था में शरीर, और पित्त का क्षय हो गया है, पित्त और उसके आश्रित धातु घटक धीरे धीरे बाहर गए। ऐसे शरीर में विसर्पन, कौन, वायु, स मतलब वायु, वातावरण वायु लग रह गए, शेष रह गए। वो घूमता हुआ जब वसाम आदाय, वसा को लेके मूत्रवाहन से प्रतिपद्यते, मूत्रव से उसको वसा को लेके जाएगा बाहर, तदा वसा मेहम अभिनिर्भर, मेह मतलब मूत्र, वसा मेह मतलब वसा युक्त मूत्र, मेह का अर्थ है मूत्र। प्रमेह प्रकर्षेण मेहती, जिसमें अति मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है। और आविल मूत्रता क्या है, धातु घटक जा रहे तो उसको आविलता आ रही, ये प्रमेह है। अब इसको डायबिटीज का कोरिलेट करना है नहीं करना, आप तय कीजिए, मुझे पता नहीं। यहाँ कहीं पे भी बताया नहीं कि रक्ते शर्करां वर्धयति, मूत्र शर्करां वर्धयति, सीबीसीन कार्य थे ना, फास्टिंग शुगरम कार्य, चरक में तो कहीं बताया नहीं। भोजनम पूर्वम शर्करम तप काय जाचयेत, क्रियापदम निर्माण कर सकते हैं। यदा पुनः मज्जानम, जब मज्जा को लेके जाएगा,
आकर्षति का अर्थ है खींच के लेके जा रहा है, आकर्षण। आकर्षण का एक अर्थ हमें पता है, पर दूसरा संस्कृत में आकर्षक कृष धातु है। कृष मतलब जमीन, कृषक ना, वो बलात् जमीन को उखाड़ता है। वैसे आकर्षति मतलब बलात् किसी को लेके जा रहा है, आकर्षति। तदा मज्जामेव अभिनिवर्तयति, यदा तू लस्सी का मूत्राशय अभिवहन मूत्रम अनुबंधम चोतयति, बाहर जा रहा है तब हस्ती में होता है। जैसे हाथी मूत्र प्रवृत्ति करता है वैसे उसको अति मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि लस्सी का मतलब शरीर का अत्यंत गंभीर गूढ़ उदक भाग, जो बाकी किसी व्याधि में ऐसे जाता नहीं, वो भी बाहर जा रहा है। और सबसे आखिरी में ओज पुनर्मधुर। अभी ओज के अनुषंग से मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ओज अष्टबिंदुआत्मक है, तो 8 ही बिंदु नहीं है। जैसे वो किसी फिल्म में वो जो राजा था उसका प्राण ऐसे कुपी में रखते थे, ऐसे रखा है, कार्टून है कोई तो ऐसा। या फिर रावण का प्राण कंठ में है, उसको मारो, राम को बोला नाभि में। ऐसे 8 ही जगह किसी 8 बिंदु ऐसे टिपक टिपक टिपक, ऐसे 8 नहीं, कई मोज। अष्टबिंदुआत्मक आत्मक शब्द है, ये कृदंत प्रत्यय है, तद्धित कृदंत में आता है। आत्मक जैसे पंचभूतात्मकम देहम, मतलब ये देह में 5 ही भूत है, शरीर का हर पार्ट पंचमा भूत का है, ऐसा अर्थ है ना। पंचभूतात्मकम वहां भी आत्मक है, पंचमहाभूतात्मकम इसका अर्थ शरीर में जो परमाणु है वो पांचभौतिक है। वैसे अष्टबिंदुआत्मकम मतलब ओज जितना होगा उसका हर एक परमाणु या अणु या उसका हर पार्टिकल 8 बिंदुओं से तैयार किया हुआ है, अष्टबिंदुआत्मक है। इसको ऑक्टेट थ्योरी फिजिक्स में कहते हैं। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इसके किसी भी सेल 8 इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक उसको स्थैर्य नहीं आता है। और ओज सबसे स्थिर भाग है शरीर का। 8 ये जो आंकड़ा है मतलब अंक है वो स्थैर्य का निदर्शक है। इसलिए शादी में सप्तपदी होती है, और सप्तपदी के बाद लड़की भाग गई तो शादी नहीं होती, उसको शादी नहीं कहते, मंगलाष्टक करना पड़ता है। हमारे व्रतबंधन होता है वो 8वें साल में ही करते हैं, क्योंकि वो स्थैर्य का काल है। 8वें साल के व्रतबंधन करना तो कोई उसको अर्थ ही नहीं उसमें, और उसके पहले भी नहीं कर सकते। हम स्नेहन करते हैं तो 7 दिन तक ही स्नेहन करना शोधन का। 8वें दिन हो गए तो क्या कहते हैं, स्थिर हो गए। 7वें हो गया कहते हैं। 7वें हो गया मतलब अब उसको हर दिन स्नेह का एक परमाणु जाएगा वहां पे बिठाएगा और उसको विचलित करेगा। हमें वो स्नेह बाहर निकालना है दोषों के साथ, उसको शरीर में नहीं देना है, रखना नहीं है। जब 8वां जाएगा तो 8वां परमाणु उसको मिलेगा, वो स्थिर हो जाएगा। इसलिए स्नेहन 7 दिन तक ही देना है। 8 ये स्थैर्य का, 8 अष्टदिशा, अंत्य अष्टि, इष्टि है वो, इष्टि अष्टि नहीं है वो। वो 13वें दिन करते हैं। 13 आंकड़ा अलग इसका द्योतक, 12 और 13 तो आत्मा की गति का कारण ये है। तो समझ में, इसलिए ओज क्या है, शारीर भाव है। वो 8 बिंदु का ही नहीं है, जिसका जितना प्रमाण होगा वो हर बिंदु 8 परमाणु से युक्त है। फिजिक्स में उसका वर्णन है स्थैर्य का। आगे जाएंगे तो यहां से मधुमेह होता। अब ये मधुमेह की एक संप्राप्ति हमने देखी। दूसरी और एक संप्राप्ति है, वो निकालिए सूत्र स्थान अध्याय 17। नवीन ऐड करता व्रतबंधन दिशा 8 इसलिए प्राचीन में प्रधान भी अष्ट प्रधान रहते थे। राजा के जो प्रधान रहते थे, प्रधान घटक मंत्रिमंडल में, वो 8 ही रहते थे।
शिवाजी महाराज का भी अष्ट प्रधान थे। शंकराचार्य जी ने भी कई सारी चीजें लिखी हैं, अष्टक में लिखी है, सब अष्टकम है। करुणाष्टक, शिवाष्टकम, गुरु शिव, सब अष्टक में लिखे। 8 सूत्र सही रहेगा, अष्टाध्यायी है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। निकालिए संप्राप्ति, पेज नंबर है 103। 8 है ना, निदान के चैप्टर भी 8 है, अध्याय 8। सही रहे, वेरी गुड, ऐसे एडिशन देनी चाहिए। निकाला सूत्र, सूत्र नंबर है 78, 103। गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानि अतिमात्रं समश्नताम् नवम अन्नम च पानम च निद्राम अस्या सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंतानां संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते। हेतु सब समान है, पर फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें श्लेष्मा, पित्त, मेद और मांस चारों अतिवर्धते, वृद्ध हो जाते हैं, और इनके कारण अवरोध से तैहि आवृत गति ही वायु, जो क्रमशः संप्राप्ति हुई, जो हमने निदान स्थान में देखी, स्वतंत्र संप्राप्ति देखी। अब स्वतंत्र और परतंत्र को आप समझ सकते हो, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, अपने हेतु से। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो मधुमेह उत्पन्न होता है, ये प्रमेय की नहीं, मधुमेह की संप्राप्ति, वो मधुमेह स्वतंत्र वात प्रकोप के हेतु से उत्पन्न हुआ है, क्रमशः धातु क्षय से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे मधुमेह उत्पन्न हो रहा है, पर हेतु श्लेष्मा के हैं, गुरु स्निग्ध, त्यक्त व्यायाम वगैरह वगैरह। इसमें श्लेष्मा और पित्त वृद्ध होते हैं, मेद मांस वृद्ध होते हैं, और इनके कारण अवरोध से, आवृत गति से वायु डायरेक्ट ओज को लेके बाहर जा रहा है। बाकी शरीर अच्छा है, दष्ट पुष्ट है एकदम। वो जो प्रमेय है उसमें रुग्ण ऐसा हो जाएगा, कृश हो जाएगा, क्योंकि सब जहां क्षय हो रहा है, यहां पे रुग्ण और मूत्र में ओज जा रहा है। ओज मतलब शरीर का सार भाग जा रहा है मूत्र के साथ। और जो मधुमेह उत्पन्न होगा, तैहि आवृत गति वायु ओजो आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते। आज हमें जो मधुमेह मिलते हैं प्रायः इस संप्राप्ति के, संतर्पणजन्य, अवरोधजन्य, आवरणजन्य, परतंत्र, वातज मधुमेह। अब निकालिए चिकित्सा स्थान प्रमेह, अध्याय 6, सूत्र नंबर 55, पेज नंबर 449। दृष्ट्वा प्रमेहम 55 नंबर का सूत्र 449 पे, दृष्ट्वा प्रमेहम मधुरम स पिच्छम मधुपमम स्यात् द्विविधो विचारः। प्रमेहम दृष्ट्वा मतलब प्रमेह व्याधि नहीं, प्रकर्ष से मूत्र प्रवृत्ति अगर किसी रुग्ण में हो रही है तो उस मूत्र प्रवृत्ति को देख के दृष्ट्वा प्रमेहम, वो मूत्र प्रवृत्ति कैसी है, प्रकर्ष मतलब अति मात्रा में, एक। दूसरा मधुरम मतलब मीठी नहीं है, पार्थिव आप्य। सपिच्छम पिच्छा युक्त है। मधुपमम जैसे कोई मध मिलाया गया हो जल में, ऐसी मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा अगर दिखाई दिया तो वैद्य के मन में दो प्रकार के विचार आने चाहिए, द्विविधो विचारा। एक, क्षीणेषु दोषेषु अनिलात्मक स्यात्, दोष क्षय होते 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 वातज हो गया है,
जो संप्राप्ति निदान स्थान 4 में वर्णन की है, एक। और दूसरा संतर्पणाद्वा कफ संभवाः, जो संतर्पण से कफ संभव, अवरोधजन्य, आवरणजन्य, परतंत्र ऐसा प्रमेह उत्पन्न होगा, मधुमेह। ये 2 प्रकार की संप्राप्ति मधुमेह की ग्रंथकार ने यहाँ पे बताई है। तो दोनों का विचार हमें करना पड़ता है। अब हम हमेशा ऐसा हम सुनते हैं कि चरक उत्तम चिंतक है, तत्वज्ञ है और वाग्भट उत्तम शिक्षक है। उसका उदाहरण एक प्रमेय निदान का है। जो घटक या जो घटना या जो संप्राप्ति चरक संहिता में समझने के लिए हमें अलग अलग संदर्भ लेने पड़ते हैं या थोड़ा सा ऊहन करना पड़ता है, वो वाग्भट ने कालानुरूप योग्य लिख के रखा है, इकट्ठा करके लिखा है। निकालिए अष्टांग, जिनके पास संग्रह नहीं है तो संदर्भ लिख के रखिए। अष्टांग हृदय ये पाठांतर का है, अष्टांग संग्रह ये मूल ग्रंथ है। तो संग्रह में प्रमेय निदान अध्याय 10, उसका पहला 5 नंबर का सूत्र क्या है, मैं शांति से पढ़ूंगा, आप ही बताइए कि जो हमने ऊहन किया वो सही है या नहीं है। वाग्भट के सूत्र से हमें सामर्थ्य मिलेगा ऊहन को। त्रयाणाम अपि दोषाणाम श्लेष्म 5 नंबर 391। त्रयाणाम अपि दोषाणाम श्लेष्म प्रमेहेषु प्राक प्रकोप आप, पहले कोई भी प्रमेय हो पहले श्लेष्म ही प्रकोपित हो। तद वृद्धेः मेद एव तेन प्रथमम दुष्यन्ते अत्यनस भागत्वात् तदनंतरम देह क्लेदादयः ततः श्लेष्मादि क्षये, जब श्लेष्मा और आदि मतलब उसके अष्टधातु मूत्र के साथ बाहर जाएंगे, नहीं श्लेष्मादि आदि मूत्र के साथ बाहर जाएंगे तो उनका क्षय होगा, तब पित्तम प्रबली भवेत, पित्त प्रबल होगा। उसके कारण मैंने बताया कि हेतुओं का उत्पन्न और ये क्षीण हो गए। शोणितम अपि दूषयति, वो मूत्र से जाएंगे बाहर, तत्क्षये अपि, कुछ काल के बाद उसका क्षय हो गया तो वायु वसादीन धातुन शरीर से, धातु कैसे है, परमसार ऐसे धातु है, ऐसे धातुओं को बस्तीम आकृष्य, आकृष्य का अर्थ खींच के वहां से बाहर निकाल रहा है, मूत्रेण सह विसृज्यति तद मधुमेह। तो जो हमने ऊहन किया वो एक सूत्र में चरक वाग्भट ने बताया। इसलिए अष्टांग संग्रह का अध्ययन अतिशय आवश्यक। एक और सूत्र करके हम रुकेंगे। प्रमेय चिकित्सा अभी नहीं हो पाएगी, संप्राप्ति का विचार हम करेंगे। इसे संप्राप्ति में क्या दिया है, सॉरी चिकित्सा क्या है प्रमेय की, मधुमेह की, प्रमेय की सामान्य चिकित्सा, नहीं सामान्य चिकित्सा सूत्र। ऊर्ध्वम तथा अधम मलम अपनीते मेहेशु संतर्पणम एवं कार्यम। देखिए व्याधि संतर्पण जन्य है और चिकित्सा क्या देखिए संतर्पणम एवं, ऐसा कैसे, 5वां यही अध्याय चरक का सूत्र नंबर 16। पेज नंबर 446। 446 में पहले कॉलम में सबसे आखिरी लाइन, क्यों कहा है संतर्पण जन्य व्याधि में संतर्पण ही चिकित्सा, हाँ वो नहीं हो, इसलिए अगली मतलब आप शोधन करो संतर्पण दो, और संतर्पण लघु संतर्पण है, गुरु संतर्पण नहीं लघु संतर्पण। और इसलिए प्रमेय की चिकित्सा आप देखोगे तो प्रायः कल्प ज्यादा नहीं है, इस अध्याय में प्रायः कल्प ज्यादा वर्णन नहीं किए। तो ये विशेषता प्रमेय चिकित्सा की है। एक आखिरी संदर्भ सूत्र नंबर 54 इसी अध्याय में, जिसका अभी विचार हमने किया था। हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पुरुरूपैः
यो मूत्रयेत तम न वदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही सप्रकोपः। अगर हरिद्र वर्ण रक्त वाली मूत्र प्रवृत्ति है